हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इकोनॉमिक्स एंड अर्थशास्त्र के। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का 500 पीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है। तो उसी सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर को देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे सोल्व ना हो तो वो क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के आप याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड में है और इतना टाइम नहीं रहा जो आप नोट बनाएंगे फिर उसको याद करेंगे, इसलिए डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के आप याद रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं। 2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने दिया जा रहा है, निजी आय, राष्ट्रीय आय या फिर व्यक्तिगत आय या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, कारक लागत पर जो भी निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसको कहते हैं निजी आय यानी प्राइवेट इनकम, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सम्मिलित किया जाता है, यानी केवल, ठीक है, यानी केवल किसको सम्मिलित किया जाता है, अंतिम वस्तुओं को या फिर मध्यवर्ती वस्तुओं को या फिर उपभोग वस्तुओं को या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना में किसको सम्मिलित किया जाता है, केवल। तो यहां जो सम्मिलित किया जाता है इनमें से कोई नहीं, यानी किसी को भी सम्मिलित नहीं किया जाता, तो नन ऑफ दिस हम टिक करेंगे, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। ये भी आपका 2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय गणना में समीकरण ये जो है आई माइनस एस प्लस जी माइनस टी बराबर एम माइनस एक्स। ठीक है, तो ये जो आई इनकम को इंडिकेट करता है, ठीक है, और जी जो होगा ग्रोथ को इंडिकेट करता है और एम जो एक्स इंपोर्ट को एक्स जो है एक्सपोर्ट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ जो एम माइनस एक्स है तो ये क्या है, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय आय गणना में ये समीकरण यूज होता है, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ जो पूछा जा रहा है एम और एक्स यानी एम माइनस एक्स है। ठीक है, आयात व्यय निर्यात व्यय, आयात माइनस निर्यात, राजस्व व्यय या फिर व्यापार घाटे को या फिर बजटीय घाटे को या फिर केवल ए और बी दोनों। तो थर्ड का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी जो आयात व्यय माइनस क्या करेंगे निर्यात व्यय राजस्व, निर्यात राजस्व को, ठीक है, ये इंडिकेट करता है एम माइनस एक्स है। ठीक है, ये भी हो जाएंगे, यानी व्यापार घाटे यानी व्यापार में कितना घाटा हुआ कितना नुकसान हुआ, ये चीज को भी ये समीकरण इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन डी हम यहाँ क्या करेंगे, राइट आंसर करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम लोगों ने पूरा तरह से पढ़ा है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या डिफरेंस है, इनको बेसिक के साथ हम लोगों ने चैप्टर 1 में एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो फोर्थ तक आपको राइट आंसर चूज करना है। तो ये हो जाएंगे व्यापार चक्रों का सिद्धांत, ये भी सही है, समष्टि अर्थशास्त्र में इसका भी अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विकास का सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है, सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का भी अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन इनमें से सभी करेंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या पूछा है कि अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की समस्या को कहा जाता है, यानी तेजी और मंदी, कभी तेजी होती है अर्थव्यवस्था में, कभी मार्केट हाई होता है, कभी मार्केट लो होता है। तो इसकी जो समस्या है, इसकी जो प्रॉब्लम है, इसको क्या कहते हैं, व्यापार चक्र कहते हैं, मंदी कहते हैं, फिर मुद्रास्फीति कहते हैं या फिर इनमें सभी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको जो कहते हैं व्यापार चक्र, यानी कभी हाई प्राइस कभी लो प्राइस, कभी हाई मार्केट कभी लो मार्केट, कभी तेजी कभी मंदी, ये जो प्रॉब्लम है इसकी समस्या को क्या कहते हैं, व्यापार चक्र। ठीक है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पांचवा नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी समय नहीं लिया जाएगा, काफी कम समय में हम लोग ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि समष्टि उपकरण है राजकोषीय नीति का या फिर मौद्रिक नीति या फिर आय नीति या फिर इनमें से सभी। तो आपको राइट आंसर चूज करना है। देखिए इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, आप लोग राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं, यानी समष्टि अर्थशास्त्र जो है राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और आय नीति ये तीनों है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 तक क्या पूछता है कि समष्टि आर्थिक चर प्रमुख क्या है, प्रमुख है, यानी समष्टि आर्थिक चर प्रमुख है, क्या है, राष्ट्रीय आय है या फिर राष्ट्रीय बचत और विनियोग है या फिर समग्र मांग है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ये हो जाएंगे, सॉरी इनमें से सभी, ये तीनों की तीनों हो जाएंगे, यानी समष्टि आर्थिक चर ये जो है क्या है, राष्ट्रीय आय भी है, राष्ट्रीय बचत और विनियोग भी है, समग्र मांग भी है। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल आप लोग सही क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है कि व्यापक अर्थव्यवस्था क्या कर रहा है,
व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है, व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है, कौन सी यूटिलिटी है, ठीक है। सरकारी आर्थिक नीति का निर्धारण, या फिर आर्थिक विकास, या फिर अंतरराष्ट्रीय तुलना, या फिर इनमें से सभी। तो 8 का बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी व्यापक अर्थशास्त्र, इसमें समष्टि अर्थशास्त्र आ जाते हैं, तो समष्टि अर्थशास्त्र की उपयोगिता ये तीनों होगा ना। सरकारी आर्थिक नीति का भी निर्धारण इसी में होता है, व्यापक अर्थशास्त्र में, और आर्थिक विकास, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय तुलना में का भी जो तुलना का जो व्याख्या किया जाता है, जो विश्लेषण किया जाता है, वो व्यापक अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं हैं, व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास, या फिर व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर जो हो जाएगा सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास, व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना। यानी व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी सीमा है, ये दोनों सीमा है, ये दोनों लिमिटेशन है, सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास और व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना। तो ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर करेंगे 9th नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाए, काफी सिंपल क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चन आपसे सोल्व बना हो मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, उसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। अब देखिए 10th नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्यापक अर्थशास्त्र का प्रमुख तंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है, ये किसने कहा था, यहां देख सकते हैं, यानी इन्वर्टेड कॉमा में लगा हुआ है, व्यापक अर्थशास्त्र का प्रमुख यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है। ये बात जो है, ये जो तथ्य है, ये जो फैक्ट है, ये किसने कहा, ठीक है। बोल्डिंग ने, या फिर सुल्जे ने, या फिर स्पेंसर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 10th का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुल्जे। यानी ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है, सुल्जे के द्वारा कहा गया कथन है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन है। यानी प्रमुख जो यानी जो मेन प्रॉपर्टीज है समष्टि अर्थशास्त्र की, ठीक है। तो इसका जो मेन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा वो आपको पूछना है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। संपूर्ण अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था से संबंधित, या फिर समष्टि आर्थिक चर, या फिर समष्टि उपकरण, या फिर इनमें से सभी। तो 11th का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। यानी समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता जो ये तीनों है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी मतलब स्टेप्स होते हैं वो सारी चीज का एनालिसिस किया जाता है, यानी विश्लेषण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। समष्टि आर्थिक चर का भी अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। यानी ये तीनों के तीनों उनके क्या है, विशेषता। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 4 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है। 4 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है, परिवार, फॉर्म उद्योग, परिवार, फॉर्म सरकार विदेशी क्षेत्र, या फिर परिवार, फॉर्म सरकार, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ जो शामिल जो हो जाएगा 10th का जो राइट आंसर जो हो जाएगा, 12th का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा परिवार, फॉर्म सरकार, विदेशी क्षेत्र। परिवार, फॉर्म सरकार, विदेशी क्षेत्र, ये क्या है, 4 क्षेत्रीय मॉडल में है। यानी 4 क्षेत्रीय मॉडल में ये तीनों ये चीज शामिल है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है। अब देखिए हम 4 क्षेत्रीय मॉडल पढ़े, अब आ गया 3 क्षेत्रीय मॉडल। तो इसमें जो क्या क्या शामिल है, परिवार, सरकार, फॉर्म, या फिर इनमें सभी। तो 3 क्षेत्रीय मॉडल में जो शामिल है ये तीनों के तीनों शामिल है, परिवार भी है, सरकार भी है, फॉर्म भी है, तीनों के तीनों मिलाकर के 3 क्षेत्रीय मॉडल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है कि परिवार फॉर्मों को निम्न में कौन सी सेवाएं प्रदान करता है। परिवार फॉर्मों को निम्न में कौन सी सेवाएं प्रदान करता है, कौन सी सर्विस देती है, श्रम, या फिर भूमि, या फिर पूंजी और उद्यम, या फिर इनमें से सभी। तो परिवार जो फॉर्मों को देता है, लेबर जो होते हैं जो काम करने के लिए जाते हैं, जो श्रमिक होते हैं वो परिवार से ही जाते हैं, तो ये भी देता है। भूमि कौन देता है, परिवार के आदमी ही देते हैं ना, परिवार का ही भूमि का इस्तेमाल किया जाता है कोई भी सेवा में, कोई भी फॉर्म में, तो ये भी देते हैं। पूंजी और उद्यम कौन देता है, पूंजी कौन फंसाता, परिवार के ही लोग फंसाते हैं, यानी परिवार जो मेंबर होता है। और उद्यम कौन होता है, कौन साहसी होकर के काम करते हैं पूरा हिम्मत के साथ, तो परिवार करते हैं। तो यानी तीनों के तीनों देते हैं, यानी परिवार फॉर्मों को निम्न में से कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं, तीनों के तीनों सेवा प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्टॉक, क्या पूछ रहा है कि स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, या फिर मुद्रा का परिमाप, या फिर धन, या फिर इनमें से सभी। तो स्टॉक जो कहलाएंगे, स्टॉक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को भविष्य के लिए इस्तेमाल के लिए, यानी भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए उसको अभी वर्तमान में रखना, ठीक है, यानी उचित
तरीके के साथ उसको सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता। तो गोदाम में रखी गेहूं की मात्रा भी स्टॉक का शामिल हो जाएगा, मतलब स्टॉक का उदाहरण है। मुद्रा का परिमाप भी स्टॉक का उदाहरण है। धन भी है, धन को भी हम लोग फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं, भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में तीनों शामिल हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन क्या पूछा है कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र निम्न में कौन से हैं। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र निम्न में से कौन से हैं, ठीक है। घरेलू क्षेत्र या फिर उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र या फिर इनमें से सभी। तो अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख क्षेत्र होते हैं ना, तो ये तीनों के तीनों क्षेत्र होते हैं, यानी तीनों क्षेत्र से अर्थव्यवस्था का जुड़ाव होता है, चाहे वो घरेलू क्षेत्र हो या फिर उत्पादक क्षेत्र हो या फिर सरकारी क्षेत्र हो, तो तीनों के तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है कि रिसाव का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। रिसाव का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है, संकुचनात्मक प्रभाव या फिर ऋणात्मक प्रभाव या फिर धनात्मक प्रभाव या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो रिसाव का जो राष्ट्रीय आय पर जो प्रभाव पड़ता है संकुचनात्मक, क्या यानी संकुचनात्मक इफेक्ट पड़ता है रिसाव का राष्ट्रीय आय पर, यानी नेशनल इनकम के बारे में आपको पढ़ाया गया, ठीक है। यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप लोग राइट आंसर कमेंट करें। इसी तरह से आप लोग तैयारी कीजिए, आप लोगों की तैयारी बिल्कुल जबरदस्त है, बहुत अच्छी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए आवश्यक है, यानी अर्थव्यवस्था में बैलेंस लाना है। अर्थव्यवस्था में ना ही मंदी आए ना ही उसमें क्या आए, तेजी आए, तो हमको उसको बैलेंस करके रखना, क्या करना है, बराबर रखना है। तो उसमें संतुलन के लिए क्या आवश्यक है वो आपको पूछा गया है, ठीक है। अंतःक्षेपण बराबर रिजर्व या फिर बचत बराबर निवेश या फिर उत्पादन बराबर आय बराबर व्यय या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जो कंडीशन होगा, यानी कंडीशन कौन सा कंडीशन होगा, ये हो जाएगा अंतःक्षेपण बराबर रिजर्व, ये कंडीशन होना चाहिए अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका स्क्रीन पर 2020 का बोर्ड मॉडल पेपर से क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मॉडल से जारी किया जाता है ना हर साल का, तो उसी से मतलब ये क्वेश्चन लिया गया है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है, ठीक है। या डैश है, डैश की जगह आपको भरना है कि साधन लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, यानी जो प्रोडक्शन होता है उसको क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहेंगे, सकल निवेश कहेंगे, घरेलू आय कहेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको जो कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, सिंपल सी बात है, इसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, राष्ट्रीय आय, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश में एक लेखा वर्ष में सामान्यतः निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय का कुल जोड़ है जिसमें मूल्यह्रास सम्मिलित रहता है, तो वो है, ठीक है। ये जीएनपी हो जाएगा, एनएनपी हो जाएगा, फिर जीएनपी या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यार जीएनपी एक मार्केट प्राइस होगा, ठीक है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा जीएनपी। क्या हो जाएगा, जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, यानी आपको ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का आपको परिभाषा ही यहाँ लिख दिया है। क्या कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट किसी देश में एक लेखा वर्ष में, यानी लेखा वर्ष किसको कहते हैं, जिस वर्ष को आधार माना जाता है अर्थव्यवस्था में, मतलब अलग अलग चीज का मतलब या करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, यानी उसका लेखा जोखा करने के लिए जिस वर्ष को आधार माना जाता है उसी को करते हैं लेखा वर्ष कहते हैं। तो लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों यानी जनरल जो नागरिक होते हैं, सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन, जो भी पैसा कमाते, जो भी साधन कमाते, उसका आय जो है उसका कुल जोड़ है, ठीक है। यानी कुल जोड़ है जिसमें मूल्यह्रास सम्मिलित है, मूल्यह्रास को भी यानी डिप्रिसिएशन को भी उसी में जोड़ा जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, जीएनपी कहेंगे, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस, यानी जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है हमको मार्केट प्राइस यानी एमपी पर, ठीक है। तो जीएनपी फॉर्मूला बताया गया था आपको जीएनपी निकालने का, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होता है जीएनपी निकालने का वो होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस कर देंगे विदेशों से शुद्ध साधन आय, क्या देंगे, प्लस कर देंगे, यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस जोड़ देंगे उसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय से, ठीक है। यानी शुद्ध साधन आय जितना भी प्राप्त होगा उसमें ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछ रहा है कि क्या सत्य है, मतलब 2015-2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। डायरेक्टली आपको यह फॉर्मूला दिया गया है जीएनपी एनएनपी एनएनपी जीएनपी, ठीक है। तो जीएनपी और एनएनपी का तो आपको फॉर्मूला दिया गया, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का आपको फॉर्मूला दिया गया, तो फॉर्मूला कौन सही है वो आपको चूज करना है 22 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ जो फॉर्मूला सही होगा ये होगा एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस गिसावट, क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन यानी गिसावट, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विदेशों
विदेशों से शुद्ध आय को हो सकती है, विदेशों से शुद्ध साधन आय हो सकती है। क्या हो सकती है? धनात्मक, ऋणात्मक, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी बात है, कभी धनात्मक होगा कभी ऋणात्मक होगा, यानी जो इनकम होगा, जो भी विदेशों से शुद्ध आय प्राप्त होगा, वो जरूरी है कि वो मतलब पॉजिटिव में आएगा या फिर नेगेटिव में आएगा। कभी कांटा ऊपर जा सकता है, कभी नेगेटिव नीचे जा सकता है, मतलब कांटा कभी इतना ऊपर जाएगा कि वो मतलब क्या हो जाएगा कि धनात्मक हो जाएगा, कभी कांटा इतना नीचे आ जाएगा, यानी बैलेंस से इतना नीचे आ जाएगा कि वो जीरो पर ना अटक करके डायरेक्ट नेगेटिव पर आ जाएगा। तो दोनों हो जाएंगे ना, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय घटा कर देंगे घिसावट या पूंजी उपभोग। ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट आपको दिया गया। क्या कह रहा है कि एक वर्ष में, यानी एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय घटा दिया है इसमें घिसावट या पूंजी उपभोग को। तो ये जो फॉर्मूला है, ये कितना लंबा चौड़ा फॉर्मूला डिराइव हुआ यहाँ, तो ये किसके लिए फॉर्मूला है? ठीक है, तो ये जो जनरली जो फॉर्मूला है ना, ये है एनएनपी एट मार्केट प्राइस, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का ये फॉर्मूला है। अब स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, अगर याद नहीं हो तो याद रखने का प्रयास करेंगे। नोट बनाने का टाइम गया, नोट बनाने का और कोई टाइम नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा ना, 24 25 शायद इरेज हो गया, सॉरी ये 25 ही है। देखिए यहाँ 25 होगा, यहाँ भी 26 कर दिया, तो ये 26 से होगा, ये 25 होगा। ठीक है, तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोजगार सिद्धांत का जो संबंध है ये किससे है? 2012 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। स्थैतिक अर्थशास्त्र, समष्टि, या फिर व्यष्टि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रोजगार का जो सिद्धांत है ये हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। रोजगार सिद्धांत का संबंध सॉरी रोजगार सिद्धांत का जो संबंध है वो है समष्टि अर्थशास्त्र से। किससे? समष्टि अर्थशास्त्र से, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है? क्या हो जाएगा? रोजगार का बोल रहा था ना, 26 का ना, 26 क्या हो जाएगा राइट आंसर? 26 बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वेस्ट ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेस्ट ही। समष्टि में नहीं होगा। समष्टि में तो ये होता है ना कि कितना उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, ये हो जाएगा सी हो जाएगा, सॉरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी टिकाऊ वस्तु है? टिकाऊ वस्तु की बात की जा रही है। सिंपल सी बात है, टिकाऊ वस्तु तीनों हो जाएंगे ना। टेलीविजन टिकता नहीं है क्या? एक ही दिन में खराब नहीं हो जाता, एक ही दिन में इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, यानी हर 1 साल 2 साल यानी चलते रहता है ना। एक मतलब एक बार में ये खत्म नहीं होता है। इसमें इसका जो इस्तेमाल है उपयोग है, यह कई साल तक, कई वर्ष तक इसका कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर भी, कार भी, तो उपयुक्त सभी जो है क्या है? टिकाऊ वस्तु है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में कौन गैर टिकाऊ वस्तु है? गैर टिकाऊ वस्तु सभी के सभी, साबुन, पेस्ट, सब्जी, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में कौन स्टॉक का उदाहरण है? पूंजी, मुद्रा की मात्रा, एक टैंक में जल, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ जो ये हो जाएगा, स्टॉक का जो उदाहरण हो जाएगा, पूंजी भी हो जाएगा, मुद्रा भी हो जाएगा, और एक टैंक में जो जल रखा हुआ वो भी क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा। ये देखिए पूंजी भी रखा हुआ आपके पास, जिसका भी इस्तेमाल आप क्या करेंगे? भविष्य में कर सकते हैं। मुद्रा की मात्रा भी आपके पास रखा हुआ, मुद्रा भी पैसा भी है, इसका भी इस्तेमाल आप कब करेंगे? भविष्य में करेंगे। एक टैंक में जल जो है ये भी क्या है? मतलब रखा हुआ, सुरक्षित है, तो इसका भी इस्तेमाल भविष्य में किया जाएगा। तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? स्टॉक हो जाएंगे, क्योंकि स्टॉक का मतलब ही होता है किसी चीज को सुरक्षित रखना ताकि उसको भविष्य में इस्तेमाल किया जा सके। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में कौन प्रवाह का उदाहरण है? प्रवाह का उदाहरण पूछा जा रहा है। गति, नदी का जल, या फिर पूंजी निर्माण, या फिर इनमें से सभी। तो प्रवाह का जो उदाहरण है, प्रवाह का मतलब होता है फ्लो। क्या होता है? फ्लो, चाहे वो आय का फ्लो हो, या फिर गति हो, या फिर नदी का जल हो, या फिर पूंजी निर्माण हो, तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। प्रवाह का मतलब फ्लो होता है ना, फ्लो चाहे वो कोई भी चीज बहे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि स्टॉक का जो संबंध होता है वो किससे होता है? समय बिंदु से, किसी निश्चित समय से, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टॉक का जो संबंध होता है ना, समय बिंदु से और किसी निश्चित समय के लिए, कोई जरूरी है, यानी एक समय बिंदु से होता है ना, यानी जब फसल करता है तब उसका समय बिंदु स्टार्ट होता है। यानी मार्च में जब फसल करता है तो यहाँ इसका बिंदु स्टार्ट हुआ, यहाँ से मार्च में स्टॉक होना स्टार्ट हुआ, फसल स्टॉक होकर के लगभग रहेगा मतलब लास्ट दिसंबर तक। ठीक है, तो ये क्या हुआ? समय बिंदु हुआ। एक बिंदु से लेकर मार्च से लेकर दिसंबर तक मतलब स्टॉक रहा। एक बिंदु वाला समय से दूसरा बिंदु वाला जो समय है दिसंबर, यहाँ तक
स्टॉक रहा, तो समय बिंदु से भी स्टॉक का संबंध होता है, एक निश्चित समय के लिए होता है। ये नहीं कि पूरा जिंदगी भर पूरा लाइफ टाइम पूरा स्टॉक करके रख दिया जाए अनाज को, किसी निश्चित समय के लिए होता है ना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि प्रवाह का जो संबंध होता है वो किससे होता है। तो प्रवाह का जो संबंध होता है जनरली होता है समय काल से। किससे? समय काल से। प्रवाह यानी फ्लो जो होता है उसका रिलेशन किसके साथ होता है? समय काल से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति क्या है? स्टॉक है, प्रवाह है, या फिर पूंजी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसी व्यक्ति की जो संपत्ति है ना इसको स्टॉक के रूप में रखा जाता है। संपत्ति हो जाए, क्यों? संपत्ति का इस्तेमाल करता है ना भविष्य में। संपत्ति कोई व्यक्ति क्यों रखता है? क्योंकि वो भविष्य में इस्तेमाल करेगा, वो सुरक्षित है। मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज, कोई भी संपत्ति, कोई भी चीज हो उसको भविष्य में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। तो किसी व्यक्ति की संपत्ति क्या हो जाएंगे? स्टॉक हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति की आय क्या है? स्टॉक है, पूंजी है, प्रवाह है, या फिर इनमें से सभी है। ठीक है, बिल्कुल इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। स्टॉक नहीं होंगे क्योंकि स्टॉक व्यक्ति की आय की बात की जा रही है, मुद्रा की बात की जाती है, पैसा उसके पास होता है तभी वो स्टॉक कहलाता है। ठीक है, तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लो। ये जो आय है उसके पास आएगा रुपया फिर जाएगा, तो ये फ्लो ही हो रहा है। यहाँ व्यक्ति एक खड़ा है यानी कंपनी का मालिक है, उससे रुपया लिया, वो रुपया लेकर के मार्केट में गया, वहाँ सामान खरीद लिया। ये कंपनी का मालिक से इसके पास आया, ये काम करने वाले के पास, फिर यहाँ चले गया दुकान वाले पास। तो रुपया क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे? फ्लो यानी प्रवाह हो जाएंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्टॉक एक अवधारणा है। स्टॉक एक अवधारणा है, कैसी अवधारणा है ये आपको बताना है। तो ये स्टॉक जो अवधारणा है स्थैतिक अवधारणा। क्या? स्थैतिक, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रवाह के प्रमुख उदाहरण, यानी जो इसका ये जो मेन एग्जाम्पल है वो क्या है? उपभोग, निवेश, आय, या फिर इनमें से सभी। तो प्रवाह के जो प्रमुख उदाहरण है ये तीनों के तीनों हो जाएंगे। उपभोग यानी वस्तु को खरीदना ही क्या कहलाएगा? प्रवाह कहलाएगा। वस्तु को खरीदते हैं तो रुपया देते हैं ना आप, फिर वो रुपया कहाँ चल जाता है? दुकानदार के पास से वो चल जाता है, फिर वो दूसरे आदमी के पास से खरीदता है, तो उपभोग करने के लिए वो भी खरीदता है। ठीक है, वो जैसे कि देखिए उपभोग कैसे हो जाएगा? जब आप रुपया गए, एक दुकानदार यहाँ है, अब यहाँ से गए वो उसके पास सामान खरीदे, उपभोग करने के लिए वो सामान खरीदे, उसको 10 रुपया दिए, ये बेचारा गया दूसरे के पास, ये उनके पास वो सामान खरीदे, मतलब कोई दूसरा चीज खरीदा। ठीक है, इसका राशन का दुकान है, ये दूसरे के पास गया, बाइक वाले के पास गया, बाइक लिया खरीद करके, ये रुपया फिर यहाँ दे दिया। यहाँ भी क्या हो रहा है? पैसा जो है रुपया का फ्लो हो रहा है ना, तो यह उपभोग क्या हो जाएंगे? उपभोग के प्रवाह के प्रमुख उदाहरण उपभोग ही हो जाएंगे, उपभोग भी हो जाएंगे, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट भी हो जाएंगे, और आय तो होंगे ही। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि घिसावट व्यय के प्रमुख घटक है। घिसावट व्यय के जो प्रमुख घटक है वो आपको बताना है। तो ये जो हो जाएंगे घिसावट व्यय के प्रमुख घटक, सामान्य टिटफुट यानी घिसावट के अंतर्गत, यानी घिसावट में जो खर्च होता है, घिसावट व्यय के जो प्रमुख घटक है, क्यों होता है घिसावट में खर्च, यानी डिप्रिसिएशन में सामान्य टूट-फूट हो जाता है, यानी टूट-फूट जाता है। अप्रचलन यानी जब चलने नहीं लगती, यानी अपना एक्टिवेट फॉर्म में नहीं रहता, ये भी क्योंकि उसमें घिसावट खर्च देना पड़ता है। उसके बाद मशीनों की आकस्मिक हानि, यानी मतलब इमरजेंसी में कुछ मतलब डैमेज हो गया, ये सब भी क्या है? घिसावट व्यय के अंतर्गत प्रमुख घटक है, और इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तीनों के तीनों जो है घिसावट व्यय के अंतर्गत प्रमुख घटक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्यक्तिगत आय की गणना में घटाई जाने वाली मद कौन सी है, यानी मदें कौन सी है। ठीक है, तो व्यक्तिगत आय की गणना में हमको क्या करना है? घटा देना है, डिक्रीज कर देना है। तो ये तीनों की तीनों घटते हैं, निगम आयकर भी, और निगम आयकर, निगमों का अवितरित लाभ, और सामाजिक सुरक्षा कटौती, ये तीनों की तीनों मदें जो है वो क्या होते हैं? आय की गणना में घटाई जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय मापने की वह विधि, वह प्रोसेस, वह मेथड जो एक लेखा वर्ष के बारे में अभी मैंने जस्ट बताया। तो लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर प्रत्येक उत्पादक उद्यम द्वारा उत्पादन में किए गए योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय को मापती है, वो कौन सा विधि है। ठीक है, वो कौन सा विधि है? 3 विधि के बारे में आपको पढ़ाया गया है इकोनॉमिक्स ने, अर्थशास्त्र में, तो आपको याद होना चाहिए। ये जो है उत्पादन विधि भी कहलाएंगे और मूल्य वृद्धि विधि भी कहलाएंगे, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र, जिसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। 2017 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है, भूमि, जल, या फिर वन, या फिर सभी। तो प्राइमरी सेक्टर जो होते हैं, इसमें जो प्राइमरी सेक्टर में जो शामिल किया जाता है तीनों के तीनों चीज को, भूमि को भी, जल को भी, और वन को भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40। गौण क्षेत्र अथवा द्वितीयक क्षेत्र में कौन शामिल किया जाता है? गौण क्षेत्र की बात की जाए तो द्वितीयक सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर भी बोल सकती है। तो सेकेंडरी सेक्टर में जो शामिल किया जाता है वो किसको? गन्ने के चीनी
चीनी या फिर कपास की कपड़े, तो बिल्कुल दोनों हो जाएंगे ना, गन्ने की चीनी और कपास के कपड़े। यानी गन्ने से चीनी बनना ही क्या कहलाता है, द्वितीय क्रियाक्रम यानी द्वितीय क्रियाकलाप है, तो द्वितीय क्षेत्र में यही आ जाएंगे। कपास से कपड़ा बनाना, यानी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कच्चे पदार्थ होते हैं, कच्चे जो माल होते हैं या फिर कच्चे जो रॉ मेटल्स होते हैं, यानी कच्चा माल जो होता है उससे उपभोग की वस्तु बनाना ही क्या कहलाता है, द्वितीय क्रिया कहलाता है, यानी द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएंगे। तो कपास से कपड़ा बनना, कपास कच्चा माल है, कपास से कपड़ा बन करके, कपास से कपड़ा बनना, कपड़ा क्या है, उपभोग की वस्तु है। गन्ना जो है वो क्या कच्चा माल है, गन्ना से चीनी बन रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि उपभोग की वस्तु तैयार हो रही है। तो ये सब जो क्षेत्र है किसके अंतर्गत आएंगे, द्वितीय सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, या फिर गौण क्षेत्र भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तृतीय क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है। तृतीय क्षेत्र की बात की जाती है, बैंक या फिर बीमा या फिर संचार या फिर इनमें से सभी तृतीय क्षेत्र की बात की जाती है, ठीक है। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया था कि तृतीय क्रियाकलाप का परिभाषा याद कीजिए। तृतीय क्रियाकलाप का परिभाषा आपको क्या बताया गया था, इसमें उत्पादन और विनिमय क्या होता है, उत्पादन प्लस विनिमय। तो विनिमय मतलब उत्पादन प्लस विनिमय दोनों शामिल होते हैं। तो विनिमय के अंतर्गत तीन चीज होता है, व्यापार होता है, संचार होता है और परिवहन होता है, ठीक है। सॉरी, तो व्यापार के अंतर्गत संचार तो आपका आ गया, ठीक है, तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे संचार, क्योंकि आपका परिभाषा से मेल कर रहा है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, संचार और परिवहन आते हैं, ठीक है। अब देखिए बीमा यानी विनिमय यानी विनिमय के अंतर्गत व्यापार हो गया, तो बीमा कहाँ आता है, बीमा वाला सिस्टम किस में होता है, बिजनेस में ही होता है ना। उसके बाद बैंक कहाँ ले जाएगा, यानी विनिमय, संचार और परिवहन। तो विनिमय होता है ना, लेन देन होता है ना, पैसे का लेन देन। विनिमय का मतलब समझते ना, एक्सचेंज। तो यहाँ बैंक में क्या होता है, पैसा लेना देना होता है। तो तीनों के तीनों चीज जो है तृतीय क्षेत्र में शामिल है। यानी तृतीय क्षेत्र में शामिल किसे, यानी तृतीय क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है, तो तीनों को शामिल करेंगे, बैंक, बीमा, संचार। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र को जाना जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र मैंने आप लोगों को बताया था परिभाषा में, तो कृषि क्षेत्र से संबंधित जितने भी होते हैं, यानी कृषि क्षेत्र हो गया, उसके बाद पशुपालन हो गया, उसके बाद मतलब क्या होता है, आखेटन हो गया, ये सब है प्राथमिक क्षेत्र का काम, ठीक है। यानी कृषि तथा संबंधित, यानी कृषि तथा संबंधित क्षेत्र, इससे संबंधित कृषि से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं तो प्राथमिक क्षेत्र को जाना जाता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र को कृषि तथा संबंधित क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द्वितीय क्षेत्र को जाना जाता है सेवा क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्र या फिर इनमें से सभी। द्वितीय सेक्टर की बात की जा रही है, यानी सेकेंडरी सेक्टर की बात की जाती है। तो सेकेंडरी सेक्टर को जाना जाता है निर्मित क्षेत्र में। मैंने आपको बताया कि द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि कच्चे माल से, यानी द्वितीय क्रियाकलाप आप याद कीजिए, सारा थ्योरी आपको पढ़ाया गया है, थोड़ा सा दिमाग को सिर्फ दिमाग लगाने का जरूरत है। ये द्वितीय क्षेत्र जो है मैंने आपको बताया था कि द्वितीय क्रियाकलाप किसको कहते हैं, कच्चे माल से उपभोग की वस्तु तैयार करना, ठीक है। तो कच्चे माल से उपभोग की वस्तु तैयार करना ही क्या कहलाता है, निर्मित क्षेत्र में होता है, निर्माण क्षेत्र में होता है ना। तो निर्मित क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र को जाना जाता है निर्मित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र में निर्माण होता है, यानी कच्चे माल से उपभोग की वस्तु तैयार होती है, निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का जो मापन है ना वो किस विधि से किया जाता है, तीन विधि आपको पढ़ाया गया, तो तीनों विधि आपको यहाँ दिया गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादन विधि या मूल्यवर्धित विधि भी बोलते हैं इसको, आय विधि और व्यय विधि, तीनों की विधि से मापन किया जा सकता है राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र है, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल रहता है, यानी उसमें इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो एक अर्थव्यवस्था में जो होता है तीनों क्षेत्र शामिल होते हैं ना, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीय क्षेत्र हो या फिर तृतीय क्षेत्र हो। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में एक क्षेत्र से मिलकर के थोड़ा ना बनता है। अगर किसी अर्थव्यवस्था में एक प्राथमिक क्षेत्र को हटा दिया जाए तो पता चला कृषि का काम होता ही नहीं, तो क्या वो अर्थव्यवस्था डेवलप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो अर्थव्यवस्था में जो है तीनों क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है, क्या कहलाता है, उसको कहते हैं दोहरी करना, यानी मिस्टेक से होता है ये दोहरी करना। जिसमें ज्यादा होगा तो वहाँ राष्ट्रीय आय एक तरह से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी सही वाला राष्ट्रीय आय जो एक्यूरेशन जो रेट होता है, सॉरी जो एक्यूरेट मतलब वैल्यू जो होता है, एक्यूरेट जो डाटा होता है वो नहीं मिल पाता है। यानी दोहरी करना यानी एक चीज को दोबारा गिन लेना ही क्या कहलाता है, वहाँ तो एक चीज को दोबारा जानबूझ के थोड़ा ना गिना जाता है, तो वो मिस्टेक हो जाता है ना। तो किसी भी राष्ट्रीय आय के आकलन
में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार कर लेना ही शामिल करना क्या कहलाता है? दोहरी गणना कहलाता है। या ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है, फिर शामिल किया जाता है। तो मौद्रिक लागत की बात की जाती है तो ये जो है सामान्य लाभ को भी, व्यक्त लाभ को भी और अव्यक्त लाभ को भी, ठीक है। व्यक्त और अव्यक्त, अस्पष्ट है फिर अस्पष्ट भी बोल सकते हैं। 2018 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो मौद्रिक लागत में तीनों चीज को शामिल किया जाता है, चाहे वो सामान्य लाभ हो, व्यक्त लाभ हो या फिर अव्यक्त लाभ हो। व्यक्त की जगह आपको अस्पष्ट या फिर अस्पष्ट भी दिया जा सकता है, तो इसलिए आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय की बात की जाती है, नेशनल इनकम की बात की जाती है। तो राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण, भुगतान, उसके बाद शेयर और बॉन्ड्स की जो खरीद बिक्री होती है उससे जो प्राप्त राशि होता है उसको भी शामिल किया जाता है। काले धंधे से प्राप्त आय उसको भी शामिल किया जाता है, तभी बनता है राष्ट्रीय आय। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, सॉरी तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ किसी को शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय में जो होता है किसी चीज को भी शामिल नहीं किया जाता है, चाहे वो मतलब हस्तांतरण, भुगतान हो या फिर शेयर और बॉन्ड की जो बिक्री से प्राप्त राशि हो। काले धंधे से प्राप्त ये तो बहुत बड़ा कालाबाजारी हो गया, तो कालाबाजारी से थोड़ी ना राष्ट्रीय आय का निर्माण होता है। कालाबाजारी का पता चलेगा गवर्नमेंट को तो तभी ये मतलब उसको जेल कर सकता है जो कालाबाजारी करता है, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हम टिक करेंगे 48 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शाख गुणक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? शाख गुणक का फॉर्मूला ये जो होता है नगद कोष 1/, नगद कोष क्या हो जाता है 1/, नगद कोष यानी 1/, नगद कोष करेंगे तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है, यानी फिक्स्ड मतलब प्राइस है, तो इसको आप क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय को इस कीमत पर क्या कहा जाता है? 50 नंबर क्वेश्चन। तो इसको जो कहा जाता है नगद राष्ट्रीय आय, क्या कहा जाता है? नगद राष्ट्रीय आय यानी जीएनपी, सॉरी ये जो 50 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीएनपी अपस्फीतिक, क्या हो जाएगा? जीएनपी अपस्फीतिक यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको क्या बोलते हैं? अपस्फीतिक बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए? 50 क्वेश्चन कवर किए। सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना हो उसको याद रखने का प्रयास करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है। 7 बजे और 8:30 बजे आपका लाइव क्लास होता है। तो लाइव क्लास में किसी भी हाल में जुड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफी कम समय बचा हुआ बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।